बात उस रोमांचक मुकाबले की जहां भारत ने इतिहास दोहरा दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर हिंदुस्तान ने धूल चटा दी। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया और इसके बाद पूरा देश जश्न में डूबा है। लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। बार बार हार से बेजार हो चुकी पाकिस्तानी जनता अपनी टीम को लेकर लानत मलानत इस वक्त कर रही है। हिंदुस्तान में जीत की जश्न का जोश नजर आ रहा है और पाकिस्तान में टीवी तोड़ आक्रोश नजर आ रहा है। भारतीय टीम ने आसानी से पाकिस्तानी टीम को रन डाला, 61 रन से पीटा और उसके साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने अपना माथा पीट लिया। हार के साथ ही पाकिस्तानियों के दिल तो टूटे ही, और फिर क्या होना था। गुस्से में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक, लाहौर तक, हर तरफ टीवी टूट रहे थे। लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, पाकिस्तानी टीम को जमकर कोस रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपनी क्रिकेट टीम की कितनी भी लानत मलानत कर ले, इससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं। ये हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत यही है, पाकिस्तान की टीम को भारत से हारने की आदत पड़ गई है। टीम इंडिया के तूफान के आगे टिकना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है और इसका सबूत एक बार फिर कल मैदान पर सामने आ गया। पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारत ने पाकिस्तान को पीटा, धो डाला। पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई कल टीम इंडिया के दिग्गजों ने की है। तो टीम इंडिया के धुरंधर जिनके सामने पाकिस्तान का नजर आया टोटल सरेंडर, भारत की धांसू जीत। हिंदुस्तान के कोने कोने में जश्न की तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानियों का दर्द और बढ़ाती नजर आई। पाकिस्तानियों में तो गम है, अपनी टीम के खिलाफ गुस्सा है और इस बार भी टीवी टूटे, भारत के हाथों मिली एक और हार का दर्द ऐसा कि पूरा पाकिस्तान गमजदा हो गया। हर पाकिस्तानी मातम में डूबा नजर आया। मैच चला हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है। इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाए अवाम ने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी अवाम के हालात है। अवाम की तरफ चलते हैं, क्या कहती है अवाम से पूछते हैं। मैम क्या कहती है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे? पाकिस्तान की उस पे क्या कहना है, इतना गंदा खेले हैं। मेरी बात सुने, अंडे मारे जा रहे हैं भाई यहाँ पे। एलसीडी सुने, अवाम को इतनी ज्यादा उम्मीदें थी। इस बार लोग कहते हैं 100%, 80%, 70% लोग रोने वाले हो गए। लेकिन नहीं बात, पर ये इतनी घटिया, थोड़ा सा इधर आ जाए। बाकी हम लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम को। आप देख लें, किसी ने परफॉर्मेंस दिखाई यहाँ भाई। बाबर को, फरहान को, सलमान अली आगा को, शाहीन, साइम, सब भी बगैरत इकट्ठे हुए हैं। आप अपने कैप्टन को देख लें, आपके कैप्टन तक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। सारे के इंडिया 9-0 कर चुका है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 9-0 कर चुका है। ये हमारी टीम की औकात है, ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। ईशान किशन वन मैन आर्मी बन के हरा के गया है। हार्दिक पांड्या भाई, उसके बाद बात करें सूर्य कुमार यादव की, तिलक वर्मा की, और ईशान किशन स्पेशली, जसप्रीत बुमराह। मुझे तो लगता है इन्होंने वाकई उनसे पैसे लिए हुए हैं, ये इसलिए हमेशा हारते हैं। बस यही हम कह सकते हैं, इनकी यही औकात है, इनकी यही औकात है। इनको और कुछ नहीं कह सकते। मुझे हंसी आ रही है, रोना भी नहीं आ रहा है। ये इस टीम के ऊपर बाकी हमसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस टीम पे? पाकिस्तान की जय हो। बस जय हो, उनकी हो कि हमारी हो? ओ उनकी हो ना भाई, वो जीत गए, ठोक गए हैं। तो वो ठोक गए। हम धमकियां की, हम इंडिया को धमकियां दे रहे थे, कहाँ गई? तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ठुकवाने के लिए उन्होंने टीम भेजी थी। ठीक है, वो ठुक गए। सर वो गंदी टीम है ये। ये हाथ से हार जाती है। इंडिया से मैच ही नहीं होना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इंडिया के साथ खेले। भाई ये तो कह रहे थे हम इंडिया को ठोकेंगे। पता नहीं कैसे ठोकेंगे। छोटी टीमों से जीता नहीं जाता, इंडिया से जीतेंगे। ये हर दफा ऐसे ही करते हैं भाई। तो ये उन्हीं करोड़ों पाकिस्तानी फैंस में शुमार हैं जिन्होंने मुगालता पार रखा था कि पाकिस्तान भारत को हरा देगा। लेकिन उनका मुगालता फिर से टूटा और दर्द अब पाकिस्तानियों की आंखों से आंसू बनकर जुबान से लफ्जों के जरिए फूट रहा है। हर लफ्ज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए गुस्सा फूट रहा है और बद्दुआएं हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लख दे लानत। सेम रिपीट ऑफ दैट 2024 वर्ल्ड कप। 114, एक रन आपने ज्यादा किया। वहां 113 बनाए थे, यहाँ 114। हम 120 भी चेज नहीं कर सकते। हमारी औकात 120 की नहीं है और यहाँ पर इंडिया ने हमें 175 का टारगेट दिया। और इतने गधे और बेवकूफ है हम लोग कि हम इस उम्मीद में बैठे थे कि पाकिस्तान शायद जीत सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया वंस अगेन। एक और मर्तबा हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने हमारे क्रिकेट में बाप होने का सबूत दे दिया।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 114 के ऊपर 114 कर दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम फेल हुई है, पैथेटिक वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान। लख दी लानत जाहिलो, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो हरकत तुम लोगों ने की है, पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बॉयकॉट कर देते, वो बेहतर होता। तुम लोगों ने बॉयकॉट क्यों किया? थूक के चाटा, फिर पहले बॉयकॉट किया, फिर उसके बाद तुम लोगों ने कहा कि हम खेलने को तैयार हैं। खेल लिया, 2 पॉइंट तो इंडिया वाले वैसे ही ले गए। अरे भाई, वो 2 पॉइंट हमसे वैसे ही फ्री में ले गए, हमें बॉयकॉट क्यों नहीं किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जो हाल इंडिया ने किया है भाई, वन साइडेड डोमिनेट किया है। अब ये आंसू, गम, गुस्सा आखिर क्यों ना हो, जिन्ना लैंड बदहाली में डूबा है। अवाम को 2 वक्त की रोटी बमुश्किल मिल रही है, और ऐसे में क्रिकेट ही है जिसमें एक जीत पाकिस्तानियों के दुखों को रफू करने का काम कर सकती थी। लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि दर्द की तड़प सब्र के बाहर हो गई। जलालत पे जलालत भाई, जलालत पे जलालत। 3-4 महीनों के अंदर हम 6-7 दफा जो है वो इंडिया के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। इससे अच्छा तो था कि भाई बाइकआउट कर देते। इतनी बुरी जलालत से हम जो है वो बच जाते। सलमान अली का कहते कि हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं, भाई इंडिया की टीम को हरा के दिखाओ ना, दम है तो हरा के दिखाओ। साइम अय्यूब कहते हैं कि भाई वी नो द स्ट्रेंथ, भाई जहां पे आपने स्ट्रेंथ दिखानी है वहां पे तुम दिखा नहीं सकते। शहीन कहता है कि मैं दुनिया के किसी बॉलर से जो है वो डरता नहीं हूं। यहां पे तुमने एक ओवर में जो है वो 20-20, 30-30 स्कोर जो है वो तुमने दिया। तुमने हार जो है वो आज पाकिस्तानी टीम को जो है वो मैच विनिंग के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आज सलमान अली का फारिग, बाबर जो है वो फारिग। हमारा जो है वो जलालत पे जलालत प्रोग्राम हमारा हो चुका है इंडिया के हाथों। इंडिया जो है वो ऑफिशियली जो है वो सर्टिफाइड जो है वो क्रिकेट का जो है वो फादर बन चुका है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह इंडिया के हाथों जलालत पे जलालत, जलालत पे जलालत, दिल जो है वो टूट चुका है, जो है वो चकनाचूर हो चुका। क्या कहेंगे यार, जिस तरह जिन्होंने रुलाया, हमें जलील कर दिया, इतनी गंदी हार यार भाई भला की गल है, साडे मुकद्दर जी हार लिखी है। जज्बात ये है भाई, 3-4 महीने से हम जलील हो रहे हैं। नहीं 3 मैच सही मैच हार जाएंगे, वगैरह को शर्म नहीं आई। उनकी फील्डिंग देखो, बैटिंग देखो, जान मार रहे थे, जान मार रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं भाई। मैं कहता हूँ क्या बात है, जिंदगी मौत का सलूट मारने को दिल करता है इंडिया की टीम को। और हमारी जो पाकिस्तानी, उनको अंडे मारने चाहिए। बगारत हो गया, ना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई विकेट नहीं है, कोई। बाबर आजम क्या किंग है, क्या किंग है बाबर आजम ने, क्या इंडिया ने फिर आज मुंह पे चपेट मारी, इस्लाम भी नहीं आ भाई। इतनी बड़ी उन्होंने चपेट मारी, शर्म आनी चाहिए हमें, हमारी कौम को आनी चाहिए, कौम की क्या बल्कि टीम को आनी चाहिए। साडे बॉलर छक्के मारेंगे, 40 बॉलर से 90 स्कोर चाहिए, और कोई कौन करेगा। अब क्या आम और क्या खास, सारे पाकिस्तानी इस वक्त टीम इंडिया के हाथों मिली करारी हार के बाद गम के समंदर में गोते लगा रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज पाकिस्तान की हार पर कितनी मायूसी है? बहुत ज्यादा बता नहीं सकते, अब क्या कह सकते हैं, बस मायूसी से इनसे तो हर बार मायूस ही हुए हैं, इनसे खुश कब हुए हैं, मायूस हुए हैं हर बार इनसे। तो सब ये सारे, ये देख लो, सारी दुनिया ना हम उस पर लानत बेशुमार। हम दिल से बड़ी शौक से अपने घर को सबको छोड़ के यहाँ पे आए हैं एलसीडी, और इतनी देर के बाद एलसीडी चली है, और उसके बाद हम आज ये मैच देख रहे हैं। और अभी 10 ओवर नहीं हुए और ये 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लानत है इन पर, सब पे लानत है। दोबारा आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कभी भी नहीं करेंगे, हमें तो ये बिल्कुल ही जहर लग रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हमें बिल्कुल ही। क्या करना चाहिए इस टीम के साथ? सर, हम लगातार इंडिया से हारी जा रहे हैं। इंडिया वालों ने आज फिर टॉस जीतने के बाद हमसे हाथ नहीं मिलाया। मैडम ये चौथा मैच है, चौथा मैच। वो कहते हैं ना पंजाबी में मसाल है, पहले वे जट्टा, दूजी वे जट्टा, तीसरी बारी सिर च कट्टा, ठीक है ना। तो आज मेरा ना ये ना पूरे जिस्म का जो लू है ना, वो डिप्रेशन हो रहा है। आपकी तो आंखों में खून उतरा हुआ है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आपको लगता है टीम में नहीं होना चाहिए? बाबर आजम नहीं होना चाहिए। बाबर आजम नहीं होना चाहिए। बाबर आजम नहीं होना चाहिए। तो भारत की जीत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में प्रशंसकों का ये गुस्सा। पाकिस्तान के चाचा जो हैं, उनको उम्मीद थी कि उनका फेवरेट बाबर आजम शानदार प्रदर्शन करेगा, उनकी टीम को जीत दिलवा देगा। लेकिन जैसा बाबर का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धो डाला, उनके अरमानों पर भी पानी फिरा है। अब वो बाबर आजम को ही कोस रहे हैं। मुझसे बड़ा अहमक और बेवकूफ बंदा कोई नहीं था। मैं आज शर्मिंदा हूं और मैं पाकिस्तानी कौम से माफी मांगता हूं।
मैं बाबर का दीवाना बना रहा। मुझे लगता है मैं पाकिस्तान का दुश्मन था। दिन रात मैंने बाबर के गीत गाए, दिन रात मैंने बाबर को सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। दिन रात मैं चाह रहा था कि शायद यार इस बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त है, अब परफॉर्म करेगा, अब मेरे मुल्क को इसकी जरूरत होगी, अब मेरे मुल्क के लिए ये कुछ करेगा, अब मेरे मुल्क का नाम रोशन करेगा, अब मेरे मुल्क को जो है टेंशनों से निकालेगा, मेरी टीम को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों, मैं गलत था। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो आप लोगों के साथ झूठ बोला, शायद वो यही था कि मैं बाबर को एक हीरो मानता रहा। हमें ऐसे हीरो नहीं चाहिए जो हमें इंडिया के सामने जिल्लत से ना बचा सके। हमें ऐसे हीरो नहीं चाहिए। साहबजादा फरहान एक छक्का मार के डॉक्यूमेंट्रियां बना रहे थे वर्ल्ड कप से पहले और इंडिया के खिलाफ ठुस हो जाते हैं। मैं ये नए बच्चे, मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन बाबर ने जितना इस कौम को मायूस किया ना, बस मैं एहतराम कर रहा हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं लोगों से जलील हुआ हूँ। इंडियन मुझे ट्रोल कर रहे हैं, इंडियन मुझे बातें कर रहे हैं, इंडियन मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं, पाकिस्तानी मुझे गालियां दे रहे हैं कि भाई शर्म इंसान, तू इस बंदे की तारीफें करता नहीं थकता था, इस बंदे ने आज क्या किया है। माफी चाहता हूं पाकिस्तानियों आपसे। भारत ने एक बार फिर दबदबा दिखाया, पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन पाकिस्तान टीम के समर्थक इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया अपने खिलाड़ियों को मजाक बना रही है। पर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये हो, और वही हुआ। अमेरिका ने नमीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी खबरों में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस बात पे हमारा जोशो खरोश दीदनी है। एक बार बेटा तालियां बजा के। ये इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें आदत है। तो मशहूर, हाँ, कुछ नहीं हुआ हमें, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए। आला कारकर्दगी पे शादाब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां होनी चाहिए। बस बाबर, मगर कहां पर? जब बीती रात भारत ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की, तो एक बार फिर पाकिस्तान में मायूसी थी और बार बार भारत के हाथों हार से हाहाकार मचा हुआ था। अब सवाल यह था कि आखिर पाकिस्तान की टीम की ये हालत है क्यों? मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर हमारे साथ एबीपी न्यूज पर थे। शोएब की नजर में जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट की व्यवस्था चलाते हैं, दरअसल वही पाकिस्तान में मैच के असली मुजरिम हैं। सुनिए हमारे साथ बातचीत में शोएब अख्तर ने किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर ही सवाल उठाए। देखिए, दुनिया में 8 टीमें रहेगी थी, 8 में से पाकिस्तान भी अब टोटल ऑलमोस्ट ही फारग हो चुका हुआ है। मैं बिल्कुल सीधी और खरी बात करूंगा आपके साथ। ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये वो सिस्टम नहीं जो लोग रन कर रहे हैं ना। बस चल ही रहा है सिस्टम। अच्छा इसमें क्रिकेटर कोई नहीं आ रहा। सही, आप इतनी बेबाकी से, क्योंकि बिल्कुल आप साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं। आज का ये जो मुकाबला है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में इस मैच का मुजरिम कौन है पाकिस्तान की टीम में, आप किसको करार देंगे मैच का मुजरिम? सिस्टम unauthorized, unqualified people who running the whole show। और दूसरा ये है कि ये मोहसिन नकवी से पहले कि जितने चेयरमैन आए हैं उन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी तवज्जो दी ही नहीं। अब यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन है वो कोशिश कर रहे हैं, टीमें ला रहे हैं, वो सारी कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट वो इंसान अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन उनको क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको वो सही मशवरा दे रहे हैं।
हालांकि वो बंदे बहुत अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, बिकॉज इज अ गुड चेयरमैन, इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बड़े हार्ड वर्किंग है, बट आई डोंट थिंक दैट ही हैज अ टीम दैट यू कैन गिव हिम अ राइट एडवाइस कि यार ये यहाँ से चलो, बिकॉज कि इनसे पहले जितना सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है, 15-20 साल पहले भी जी। उसमें लोग सेल्फिशली खेलते थे, टुक करके खेलते थे। कैफ ने ये बता दिया, बाबर के बारे में बता दिया, आप और कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें बड़े मौकों पे, यार हम तो लाख के क्राउड के सामने खेलते थे, इंडिया में आग खेलते हैं, इंडिया आके में जीते हैं, शारजाह में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, हारे हैं, मारे हैं, लेकिन वो टीम वो चीजें खत्म कर दी हैं। आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे बेचारे वो 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर ही निकल सकते हैं। नहीं बिल्कुल, वो आगे ये तो ये हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा होता है, 9 बजे के बाद। नकवी का जिक्र कर रहे थे पाकिस्तानी फैंस ने कि मोहसिन नकवी को जिता रहे थे, पाकिस्तान टीम अपने देश के लिए तो खेल ही नहीं रही थी, अपनी टीम के लिए तो खेल ही नहीं रही थी। गलती लगी है, देखें मुझे जहाँ पे गलती लगी है, जब फैसला ले लिया था ना खेलने का, अगर मेरे जैसा बंदा होता फिर स्टिक करता, मैं फिर देखें, अगर जब मुझे कभी चोट पहुंचानी है, जो मैं नहीं करता, मैं दिल का बुरा आदमी नहीं, आप मुझे बचपन से जानते हैं, अब आप लोग, अब मुझे तो इंडिया 30 साल से जानता है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं आप लोग। मैं साफ सुथरी सीधी बात करता हूँ, लेकिन जब फैसला ले लिया था तो आप उसमें स्टिक करते, अब आप सुपर 8 में पहुंचते तब खेलते गए जाके। मैंने तो देखिए शोएब भाई, मैंने बिल्कुल इसीलिए आपसे पहले यही सवाल पूछा था कि भाई ये कंफ्यूजन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कंफ्यूजन किल्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा। हाँ ना, आपने अपने खिलाड़ियों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया ना। जी। नहीं, कंफ्यूजन में डालो ना, खेलना ऐसे ही था, आप घबराएं, आप ना घबराएं, उन्होंने ऐसे ही खेलना था, कंफ्यूजन डालें ना डालें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंफ्यूजन से। बात ये कि डिप्लोमेटिकली हम ये सारी चीजें जीत रहे थे और हम जीते। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे, आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना, आप जीते हो, लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए। गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है, हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो हमें भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही थी। देखें रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे चलेगी टीम। अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है, हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहाँ पे जरूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे, इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। आप ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो, पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है। बहुत कम है ना, शोएब भाई आते ही बहुत कम है, ऐसे जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी। तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो, मुकाबला शाबला ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नबीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे को मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ा ही बैक करना। हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते हैं इसलिए हैं, आपकी यही जो बातें होती है वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े, पैसे बचाएं।
समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस। पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे ही मैदान पर हारेगा। नहीं, आपको मुबारक है यार, आपको मुबारक। आप अच्छा खेले। आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही हूँ। देखें रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं। अब कैसे चलेगी टीम। अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए हैं जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, हम देख रहे हैं मोहम्मद कैफ को लेकर। हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। देख रहे हैं कैफ भाई आइए। हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्ज़ों में मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। ये जो हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, शोएब भाई बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं। आइए कैफ भाई को भी लेकर आते हैं। जी रिकॉर्डिंग का इंतजार है मुझे। शोएब भाई रिकॉर्डिंग कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग करके रख रहे थे। अब शोएब अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है। मुझे हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। अब ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो। पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है। लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खासतौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है। बहुत कम है ना, शोएब भाई आते ही बहुत कम है, ऐसे जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो, मुकाबला शाबला ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नबीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे को मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ा ही बैक। हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते हैं इसलिए हैं। आपकी यही जो बातें होती है वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े, पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस। पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान की अवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है। वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा, हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा, तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के मोहम्मद नक्शा को दिया हुआ है। हैदराबाद टू हजरतगंज, हैदराबाद जहां से असदुद्दीन ओवैसी की सियासत शुरू हुई, और हजरतगंज लखनऊ की पहचान, जहां ओवैसी अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं। ओवैसी का मिशन है हैदराबाद टू हजरतगंज। इस बदलते मौसम में गर्मी की आहट के बीच सियासी तापमान चढ़ने लगा है। 2027 के चुनावी रण में अब 1 साल से भी कम का वक्त बाकी। योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं, और तभी तो विपक्ष कभी उन पर डोरे डालता है, कभी उन्हें कोसने लगता है। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है
वो सियासत में कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। लखनऊ से 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद का दारुस्सलाम इलाका। ओवैसी की पार्टी का स्थापना दिवस। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के विधायक पार्षदों के बीच ओवैसी ने यूपी का जिक्र किया तो कई सवाल खड़े हो गए और यह भी साफ हो गया कि 2027 की लड़ाई में ओवैसी का भौकाल मचने वाला है। मुझे कई यूपी के लोग बोलते रहे, साहब कितने लड़ रहे यूपी में। मैं बोला आपको क्यों फिक्र? बोले नहीं कम लड़ो। मेरा कम और बढ़ के का सवाल नहीं है, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। मिला आप लड़के क्या बीजेपी को रोक पाए? 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए। आप मेरे को बोल रहे कम लड़ो। हम जब लड़ते तो ना सामने दुश्मन की ताकत को देखते, ना हम कम ताकत से लड़ते। जो ताकत अल्लाह हमको दिया हम उसको पूरा इस्तेमाल करके लड़ते। तो क्या ओवैसी का इशारा अखिलेश की तरफ था? क्या अखिलेश की पार्टी ने कम दमखम के साथ मैदान में उतरने को कहा था? क्या ओवैसी अखिलेश को 2017, 2019 और 2022 की हार याद दिला रहे हैं? क्या अखिलेश की पार्टी से ओवैसी की डील टूट गई और उत्तर प्रदेश में ओवैसी धमाकेदार तरीके से एंट्री करने जा रहे हैं? हमारी लड़ाई में और दूसरों की लड़ाई में फर्क ये है कि हम अपना घर जलाकर लड़ते हैं। हम अपना घर जलाकर लड़ते। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है और अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले छोटे ओवैसी भी ऐसे ही हुंकार भर चुके हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। तब तो ऐसा कहा जा रहा था कि योगी सरकार के खिलाफ ओवैसी झंडा बुलंद करने पहुंच रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने क्रिकेट के माहौल में ऐसी गुगली डाली कि विपक्षी फंसता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ओवैसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उम्मीद जताई कि ओवैसी साइकिल पर बैठकर ही यूपी आएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी निपटेंगे। साइकिल में बैठ के आइए। ओवैसी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि कहीं बिहार और महाराष्ट्र की तरह ओवैसी यहां भी खेल न कर दें। यूपी के बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। ओवैसी के यूपी में एंट्री लेने की सुगबुगाहट भर से विरोधियों के खेमे में खलबली पहले से मची हुई है। शुक्रवार को संसद परिसर का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हैदराबाद वाले को यूपी में आने मत देना, आया तो हमको खत्म कर देगा। ज्वाइन करा उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक बार मैं सर के साथ मिलूंगा तो एक फोटो खींच देंगे, वीडियो बना देंगे। और अब अखिलेश ओवैसी को साइकिल पर बैठाने को बेताब है। ओवैसी को लेकर विपक्ष का लव हेट रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं बना है। पहले तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ओवैसी से गठबंधन की इच्छा जताई। बीएसपी और ओवैसी में गठबंधन की भी खिचड़ी पक चुकी है और अब कांग्रेस अध्यक्ष की बेचैनी का वीडियो वायरल हो गया। और अब इन सब के बीच ओवैसी हैदराबाद से हुंकार भर रहे हैं। मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पिछले 70 साल से सिर्फ अपने लिए फैसले कर रहे हो, गरीब मजलूम अवाम के लिए नहीं कर रहे हो। अगर तुम करते तो ये हाल नहीं होता मजलूमों का। ओवैसी भले 70 साल की सियासत याद दिला रहे हैं,
लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले 10 सालों की अपनी सियासत में ओवैसी यूपी में कोई करिश्मा नहीं कर पाए। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यूपी में करीब 20% मुसलमान वोटर हैं। 14 जिलों में तो 25% से ज्यादा मुस्लिम हैं। लेकिन 2022 चुनाव में आधा फीसदी वोट भी ओवैसी की पार्टी को नहीं मिला, जबकि 95 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। लेकिन गंगा में इन 5 साल में पानी बहुत बह चुका है और पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से हैदराबाद टू हजरतगंज असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पूरा प्लान है, इसको लेकर अब जो रणनीति बन रही है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल में एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट कैसे जबरदस्त रहा है। 3 महीने पहले ही बिहार में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती, सबको चौंकाया, कई क्षेत्रीय दलों से बेहतर किया। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सेकुलर दलों के वोट बैंक में सेंध लगा दी। ओवैसी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। कई निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राज ठाकरे की एमएनएस जैसी बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया। एआईएमआईएम के 1 करोड़ सदस्य हो गए हैं। बिहार और महाराष्ट्र की सक्सेस स्टोरी के बाद अब ओवैसी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। ओवैसी ने ये तो साफ नहीं किया कि वो किसके साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि ओवैसी योगी का खेल बिगाड़ेंगे या अखिलेश की साइकिल को पंक्चर करेंगे। ओवैसी के आने से बीजेपी को कोई बड़ा गेन होगा ऐसा मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि मुस्लिम वोटों पे ही वो पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अगर हिंदुओं का 30-40% का जहां आबादी है वहां पे अगर हिंदू प्रत्याशी उतारते हैं तो थोड़ी दिक्कत बीजेपी को भी होगी। अखिलेश उम्मीद बांधे हैं तो सीएम योगी बटोगे तो कटोगे की चेतावनी दोहरा चुके हैं। बंटने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। दरअसल ओवैसी के ऐलान से पहले ही उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी के जूती के बराबर नहीं है, मेरी जूती के बराबर नहीं है। मैं लौंडो पट्टों की बात नहीं करता हूं, मैं इनकी बाप की बात कर रहा हूं, लौंडो कला। अरे हवा का झोंका है, आया है चले जाएगा, छोड़ो। और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हिजाब वाली सीएम का शिगुफा छोड़ा था। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली, तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। बात हिजाब वाली सीएम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ओवैसी फैक्टर यूपी में कितना कारगर रह सकता है, इसे समझने के लिए आपको यूपी की सियासी पिक्चर देखना होगा। यूपी की 403 में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। इसलिए ओवैसी एक तरफ यूपी में एंट्री का ऐलान कर रहे हैं और उनकी पार्टी मुस्लिम बैंक में सेंध लगाने का दावा। उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और ये कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग के नहीं बनने पाएगी। मुसलमान तो आकर्षित हो ही रहा है, बल्कि यादव समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, दलित समाज के लोग सब आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम जनसंख्या यूपी के अन्य इलाकों से ज्यादा है। आपको बता दें कि लगभग 26% मुसलमान इसी इलाके से आते हैं और मुस्लिम विधायक भी इसी इलाके से बहुतायत संख्या में जीत कर जाते हैं। ओवैसी की नजर भी इसी इलाके पर होगी, क्योंकि यहाँ उनको बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा।
पिछले 4 चुनाव के नतीजे देखें तो 2007 में कुल 56 मुस्लिम जीते थे। राज्य में बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में 68 मुस्लिम विधायक बने तो उसमें 43 समाजवादी पार्टी के थे। सरकार एसपी की बनी। 2017 में जब बीजेपी की लहर चली तो महज 24 मुस्लिम विधायक जीते। 2022 में बीजेपी की सीट घटी तो मुस्लिम विधायकों की संख्या 34 हुई। राम मंदिर आंदोलन के बाद से यूपी का मुस्लिम वोट कांग्रेस से शिफ्ट हो गया। चुनावी इतिहास कहता है कि मुस्लिम वोट यूपी में स्विंग होता रहा है। कांग्रेस एसपी के साथ बीएसपी को भी मुस्लिमों के वोट मिले हैं, लेकिन अकेले अपने दम पर कोई भी मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टी कभी यूपी में कमाल नहीं कर पाई। 1968 में मुस्लिम मजलिस पार्टी बनी, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई। 1974 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट जीत पाई। 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी मैदान में आई, लेकिन उनकी भी जमानत जब्त हो गई। 2007 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनी, वो भी कमाल नहीं कर पाई, सिर्फ खाता खुला। 2012 में पीस पार्टी भी 4 सीट ही जीत पाई। इसके बाद 2017 और 2022 में ओवैसी की पार्टी AIMIM लड़ी, लेकिन जमानत जब्त हो गई। ओवैसी की पार्टी के हौसले अब भी इतने बुलंद हैं कि वो बीजेपी को ही यूपी में उखाड़ फेंकने जैसे बड़े-बड़े दावे कर रही है। ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, चूंकि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। दरअसल यूपी में एंट्री से पहले ओवैसी हर सियासी दल को तोल चुके हैं। उनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के नेता मिल चुके हैं, तो ओवैसी यूपी में बहन जी की बीएसपी से हाथ मिलाने की पेशकश कर चुके हैं। अगर यूपी में ओवैसी और मायावती की पार्टियों में गठबंधन हुआ तो अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी के सपने को झटका लग सकता है। देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बने और उस थर्ड फ्रंट में दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, पिछड़ा भी हो, और वही थर्ड फ्रंट इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। बीएसपी का MIM का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। एक तरफ सियासी मुलाकातें तो दूसरी तरफ तीखे हमले। ओवैसी गाहे बेगाहे अखिलेश पर हमले करते रहे हैं। मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। ओवैसी की पार्टी को ये उम्मीद है कि हिंदू और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जिसका फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। आपको बता दें कि ये वोट कभी समाजवादी पार्टी का रहा है, लिहाजा समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुसलमान भी होगा, और ओवैसी अपनी तकरीरों में अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन वही जो उन्हें सूट करता है। आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े, मुस्लिम वोट नहीं बटे, तो नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन उससे ठीक पहले 2022 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी की भले जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा था और बीजेपी को फायदा। बाराबंकी से लेकर बिजनौर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, भदोही की कई ऐसी सीटें थीं जहां समाजवादी पार्टी की हार का अंतर ओवैसी की पार्टी को मिले वोट से ज्यादा था।